स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को नदियों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें से आपको किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर भारत में कितने तरह के नदी है। तो थोड़ा सा उसको पहले देख लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग नदी पे आते हैं। भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं कि क्या होता है हिमालय की नदियाँ और क्या होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी अथवा स्थायी है, यानी कि हिमालय से आती है वो बारहमासी, यानी कि जो है महीना के 12 मास जो होता है साल के 12 मास जो है बहती रहती है और अस्थायी होती है। ऐसा क्यों? तो इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। यानी कि आपको पता होगा कि 96% जो है आपको क्या है 97% समुंदर में है जल जो है, और हिम के रूप में 2% जल है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और 1% ही पीने लायक है, जिसमें से 2% जो जल है वो हमेशा क्या होते हैं, पिघलते हैं और वही नदियाँ का रूप लेती है, जो कि इसको हिमालय की नदियाँ कहा जाता है। इसीलिए ये बारहमासी होते हैं, इसमें वर्षा के भी जल होते हैं। इन नदियों में कौन कौन सी नदी है? तो सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र है। भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, और इनके प्रवाह और इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। यहाँ पर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर गॉर्ज आएगा। क्या आएगा? गॉर्ज। तो आप लोगों को क्या समझना है कि गॉर्ज उसको कहते हैं जो पर्वत होता है उसको काट करके जब नदी जाती है, रास्ता निकालती है, ऐसे समतल पे या भूमि पर हो मैदानी भाग में, तो उसको गॉर्ज नहीं कहेंगे, परंतु वही जो पर्वतों को अगर काट करके रास्ता निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलापों के अंजाम देती हैं। तो उस सबको हम लोग बाद में देख लेंगे। हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ, यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, जिसका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल का है। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती है, यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ का जल स्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाता है। इनमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। तो और इसमें से कितनी नदियाँ सूख भी जाती है। तो हम लोग नदियाँ के ऊपर चलते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या क्या है कि हिमालय की नदियाँ जो कभी सूखती नहीं है, प्रायद्वीपीय नदियाँ ये सूख भी जाती है क्योंकि ये मौसमी होती है। ठीक है ना। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंधु नदी के बारे में जानेंगे और गंगा नदी के बारे में ही इस वीडियो में सिर्फ जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अन्य नदियों के बारे में बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि सिंधु नदी क्या है, इनके सहायक नदी कहाँ है, ये कहाँ से निकलती है, कैसे चलती है, ये सब पे हम लोग बात करेंगे। तो सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है, मतलब विशाल नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस बात को एकदम रट जाना है, क्योंकि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ये एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो ये तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकल करके, ठीक है ना, निकलती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में है फैला हुआ, जिसमें जास्कर, न्यूब्रा, श्योंक तथा
हंजा जैसी प्रमुख सहायक नदियाँ आकर मिलती है। यानी कि सहायक नदी में जो है ये सब नाम आ जाएंगे। और भी है, लद्दाख में सिंधु नदी गर्ज का निर्माण करती है। यानी समझ गए, गर्ज मतलब लद्दाख में पर्वतों को फाड़ करके यानी कि उससे होकर के रास्ता निकालती है, जिसे गिलगिट गर्ज कहते हैं। ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। एकदम ध्यान में रखना है। किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। ये है बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठानकोट पाकिस्तान के समीप सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आदि नदियाँ सिंधु से मिल जाती है। तो ये सब भी उनके सहायक नदी हो गए। तत्पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में ये गिरती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी होगी। परंतु इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि गंगा नदी है, आपको बताए थे और आपको पता भी होगा, इसलिए आगे देखिए। इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत का, यानी कि 1/3 जो है भारत में है, बाकी शेष पाकिस्तान में है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कही जाएगी। क्लियर? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में है और शेष पाकिस्तान में है। तो चलिए थोड़ा सा गंगा नदी को देख लेते हैं। एकदम बारीकी से देखिएगा, स्किप थोड़ा भी नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इस नदी का मुख्य जो धारा है वो है भागीरथी। यानी कि गंगा आज जिस समय उत्पत्ति हुई यानी कि आए उस समय उनका नाम क्या था? क्या था? भागीरथी। एकदम क्लियर ध्यान में रखना है कि गंगा का शुरुआती नाम क्या है? तो भागीरथी है। और कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो हिमालय स्थित गंगोत्री अगर दिया गया हो तो गंगोत्री, नहीं तो आगे बढ़ेगा, हिमानी के गोमुख से हुआ है। किससे हो गया है? गोमुख से हुआ है। उसके पश्चात अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रभावित होती है, यानी प्रवाहित होती है। उसके बाद गंगा हो जाती है। हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में अगर पूछा जाए कहाँ से प्रवेश करती है तो हरिद्वार में, ठीक है ना। अगला, इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी हुआ, ठीक है, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। अब देखिए यहाँ पर जो राज्य दिया हुआ है एकदम क्लियर से रट लेना है। क्लियर? बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे भी देखेंगे कि गंगा में ही वो ब्रह्मपुत्र मिलते हैं। तो आगे बढ़िए। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। हिमालय की अनेक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है, इसलिए ये सब क्या हो गए? सहायक नदी हो गए। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियाँ जैसे सोन भी गंगा में मिल जाती है। फरक्का के समीप नदी 2 भाग में बढ़ती है। प्रथम भाग हुगली गंगा के वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो यहाँ पर फरक्का में समीप गंगा नदी 2 भाग में बढ़ती है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर? एकदम क्लियर कि कहाँ पर गंगा नदी 2 भाग में बढ़ती है? तो फरक्का। अगला पॉइंट आपका बनता है कि दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश होती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है और इस संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि पद्मा, ये जो बांग्लादेश में है वो पद्मा ही कहा जाता है नदियों को, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर दोनों का यानी कि संगम होता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। एकदम इसको रट जाना है।
अगला जो पॉइंट है आपका बनता है वह है कि सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। यानी कि इन दोनों को दो बड़े क्षेत्रों में बांट देते हैं। अरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अरावली से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। तो इस नदी के बारे में इतनी जानकारी तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा ही, आपको पता भी होगा कि ये सब कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको एक बार में न समझ में आए तो आप इसको एक दो बार रिवाइज कर के आप सुन सकते हैं, और इससे जो बनने वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा उसको मैं कॉपी के माध्यम से ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोगों को दूंगा, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और कम समय में पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर दिया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।